नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश लाइट, उसके 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर करने वाले हैं। ये आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। फर्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो संचरित होती है। तो देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? तो प्रकाश तरंग आपके अनुप्रस्थ और विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंग है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश कभी कण के समान व्यवहार करता है, कभी तरंग की तरह। प्रकाश की इस प्रकृति को कहते हैं, तो प्रकाश की इस प्रकृति को कहते हैं दोहरी प्रकृति, या इसको द्वैत प्रकृति भी बोला जाता है। किसने कहा कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का है? तो देखो, सबसे पहले किसने कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था कि प्रकाश जो होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? दोहरी प्रकृति का होता है। मतलब ये कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था आपके न्यूटन ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो देखिए, कणिका सिद्धांत तो दिया न्यूटन ने, और तरंग सिद्धांत दिया ये आपके हाइजेन ने। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है आपके निर्वात में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम नापा था रोमर ने। और एक चीज़ और, जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन आपका जो प्रकाश होता है, प्रकाश आपका निर्वात में भी संचरित हो ही जाता है। ठीक है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था? तो रोमर ने नापा था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। ठीक है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने दिया था। सबसे पहले किसने कहा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो मैक्सवेल साहब थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे देखिएगा, तड़ित की चमक उसकी गर्जन से पूर्व ही दिखाई दे जाती है। क्यों? देखो, जब बिजली चमकती है तो हमको बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश का जो वेग होता है ना, वो ध्वनि के वेग से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए हमारे को बिजली पहले दिखाई दे जाती है और उसकी आवाज़ बाद में आती है। प्रकाश का किसी वस्तु या किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटने की घटना, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एज इट इज डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब देखो, परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही तल में होंगे। और परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। देखो इसको डायग्राम से समझिए। आपतित किरण आपके ए आ रही है और वापस जो परावर्तित होकर जा रही है ये किरण सी, और बी आपके हो गया आपतन बिंदु, और इस पे एक लंबवत रेखा जो खींची जाती है वो हो गया आपके पास अभिलंब। और ये तीनों क्या होते हैं? ये एक ही तल पे होते हैं। ठीक है। अब आगे चलिएगा। ऐसा माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं तथा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, उस माध्यम को कहते हैं। तो उस माध्यम को क्या कहते हैं? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम क्या हो गया? जिसके कण दूर दूर होते हैं और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है। और सघन माध्यम क्या हो जाता है? ऐसा माध्यम जिसके कण पास पास होते हैं तथा जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। एक चीज़ देखिएगा आप, अगर हम बोले कि हम कंपेयर करेंगे वायु और जल, तो वायु और जल में क्या हो जाएगा? देखो, वायु के कण दूर दूर है तो वो तो हो जाएगा विरल, और जल हो जाएगा आपके सघन, क्योंकि उसके कण वायु की अपेक्षा पास पास होते हैं। तो ठीक है। तो वायु और जल में क्या हो गया आपके? वायु तो हो गया आपके पास विरल माध्यम, और जल हो गया आपके पास सघन माध्यम। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। तो देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं म्यू। और म्यू क्या होता है आपके पास? C/V। सी तो हो जाएगा आपके पास प्रकाश की चाल, और वी हो जाएगी आपकी माध्यम में चाल। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जल का अपवर्तनांक होता है, तो जल का अपवर्तनांक होता है आपके पास 1.33। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक आपके होता है 2.42। बर्फ का अपवर्तनांक आपके पास होता है 1.31, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वायु का अपवर्तनांक 1.003। ठीक है। ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ध्यान याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान कम होता जाता है। ठीक है। जैसे जैसे आपकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, आपका जो अपवर्तनांक होगा उसका मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है। प्रकाश के 7 रंगों में किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो आपका लाल रंग जो होता है ना, उसकी आपकी तरंग दैर्ध्य तो होती है सबसे अधिक, और अपवर्तनांक होगा आपका सबसे कम। और इसकी अपोजिट आपके जो होता है बैंगनी रंग, उसमें क्या होता है? अपोजिट हो जाता है, तरंग दैर्ध्य तो होता है सबसे कम और अपवर्तनांक हो जाता है सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसे कहा जाता है। एज इट इज जो डेफिनेशन है, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा।
और देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, इन पे लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये जो दो 25 और 26 है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति कम हो जाती है, वह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। याद रखिएगा, जब भी किरण आपकी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, गति तो हो जाएगी कम, और क्या होगा, किरण जो होगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो मैंने अभी आपको कहा था ना कि विरल माध्यम में तो क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है लेकिन सघन माध्यम में कम होती है। तो विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसी के अपोजिट देखिएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति बढ़ जाती है, वह किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। अब देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं। देखो एक तो पानी से भरे हुए टैंक, ताल या पोखर की तली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। जब भी हम देखते हैं तो देखो, जब भी हमारे पानी की बाल्टी या गिलास कुछ भी होता है तो हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो क्या होता है, हम उसको तिरछी नज़र से देखते हैं तो वो हमारे को तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये आपके प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। आंशिक रूप से जल में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। मुद्रित सामग्री, मतलब कोई भी आपके अक्षर हो उसके ऊपर, उसको अगर आप कांच से देखोगे, ठीक है, उसके अगर ऊपर अगर आप कांच का स्लेब रखकर स्लेब के ऊपर से देखने पर देखोगे तो क्या होगा, वो अक्षर आपको उठे हुए प्रतीत होंगे। ये भी आपके अपवर्तन का ही उदाहरण है। एक तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना। और सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य का दिखना और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी सूर्य का दिखना, ये भी आपके अपवर्तन के ही उदाहरण है। स्नेल का नियम, देखो एक आपके पूछा जाता है कि स्नेल का नियम किसका उदाहरण, किसका उदाहरण, मतलब किस पे बेस है, ठीक है। तो स्नेल का नियम आपके किस पे बेस होता है, अपवर्तन के नियम पर बेस होता है। और स्नेल का नियम क्या होता है, आपके पास क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई तो क्या हो जाता है आपके पास, मतलब ये तो हो जाता है आपतित एंगल, और साइन आर हो जाता है आपके पास जो परावर्तित एंगल होता है ना आपका, परावर्तित कोण, ठीक है। साइन आई तो हो जाएगा, आई तो हो जाएगा आपके पास आपतित कोण, और आर हो जाएगा आपके पास परावर्तित कोण। तो ये साइन आई बाई साइन आर क्या होता है आपके पास, नियतांक होता है। आप इसको अपवर्तनांक भी बोल सकते हो, ठीक है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसको कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक है। हीरे का क्रांतिक कोण, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हीरे का क्रांतिक कोण होता है आपके पास 24.4 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्रांतिक कोण कितना होगा, तो 48.5 डिग्री सेल्सियस। हीरे अत्यधिक चमकते हैं, इसका मुख्य कारण, तो हीरे का अत्यधिक चमकने का जो कारण, मुख्य कारण है, वह क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये आपके किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। प्रकाश संचरण सीधी रेखा में होता है, ठीक है, परंतु ये रास्ते में पड़ने वाले किसी अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़ जाता है। प्रकाश की ये घटना कहलाती है, तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को कहते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश के फैलने को क्या कहते हैं हम, प्रकाश का प्रकीर्णन। दिन के समय आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देता है, क्यों, तो देखो जो प्रकाश के जो बैंगनी नीले कलर जो होते हैं ना, जामुनी कलर, इनका प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे को आसमान का रंग हल्का नीला दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। खतरे का सिग्नल लाल रंग से क्यों बनाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब लाल कलर फैलता बहुत कम है, इसलिए क्या होता है कि लाल कलर दूर भी होगा ना तो आपको एकदम दूर से वो नज़र आ जाएगा लाल कलर। इसलिए क्या होता है कि आपके जो सिग्नल के जो डेंजर वाले कलर होते हैं ना, वो लाल ही रखे जाते हैं, क्योंकि ये दूर से हमको नज़र आ जाएं, ठीक है। अगर नीला होगा तो फैल जाएगा और दूर से नज़र नहीं आएगा, इसलिए लाल रखा जाता है। यदि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग किस कलर का दिखाई देता, देखो अगर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता ना तो प्रकीर्णन नहीं होता, तो प्रकीर्णन नहीं होता तो क्या होता कि हमारे को आसमान का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता, ठीक है। अंतरिक्ष और चंद्रमा से आकाश का रंग काले दिखाई देता है, क्यों, तो देखो अंतरिक्ष में और चंद्रमा पर दूसरे पिंडों में क्या होता है कि वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और हमारे को आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश क्या 7 रंगों में विभाजित हो जाता है ना, विबग्योर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर होती है तो उसे कहते हैं, तो देखो जब लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर होगी तो वो तो हो जाएगा प्राथमिक इंद्रधनुष, और जब बैंगनी रंग की पट्टी बाहर की तरफ होगी तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक
इंद्रधनुष। और प्राथमिक इंद्रधनुष में आपके 2 बार तो अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी की तरह जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ना, उसमें आपके 2 बार तो अपवर्तन होगा और 2 बार ही आपके क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो वो कौन से हैं, लाल, हरा व नीला। इसको आप आरबीजी करके याद कर सकते हो, रेड ब्लू ग्रीन, आरबीजी। ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन। कौन से हो गए प्राथमिक 3 रंग, आरबीजी, रेड ब्लू ग्रीन। और एक चीज़, अगर आप ये जो रेड ब्लू ग्रीन को समान अनुपात में मिलाओगे तो इन तीनों को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा आपका, समान अनुपात में मिलाओगे तो व्हाइट कलर बनेगा। ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था, तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, आपके थॉमस यंग साहब थे। इन्होंने आपके प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। गीली सड़कों पर वाहनों से टपकी तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना उदाहरण है। तो देखो ये आपके व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक है। हजारों बार एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गीली सड़कों पर वाहनों से टपकी तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना किसका उदाहरण है, तो ये किसका, व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना उदाहरण है, तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना भी आपके व्यतिकरण का ही उदाहरण है। अब देखो प्रकाश के रंग का निर्धारक है, तो देखो प्रकाश के रंग का निर्धारक कौन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आरएएस के एग्जाम में। ये राजस्थान का एग्जाम होता है, आरएएस आईएएस जैसा आपके ऑल इंडिया के लिए होता है, वैसे राजस्थान के लिए आरएएस होता है। ठीक है। तो उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है कि प्रकाश के रंग का निर्धारक है, तो प्रकाश के रंग का निर्धारक कौन होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो दर्पण पे चलते हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चन थे वो आज हमने किए हैं। अब हम दर्पण और लेंस के देखते हैं। दर्पण और लेंस में आपके बेसिक यहाँ से क्लियर नहीं होंगे, ये मैं आपको पहले कह देता हूँ। लेकिन क्या होगा कि जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपके थोड़े वहाँ कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप एक उनकी डेफिनेशन और एक ऊपर ऊपर से एक आइडिया ले लीजिए कि दर्पण और लेंस होते क्या है। ठीक है। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय गोलीय है कहलाते हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उनको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। ध्यान रखिएगा कि अगर उसका परावर्तक पृष्ठ अगर के अंदर की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा, तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण के जो एग्जाम्पल हैं, कहाँ कहाँ इसके उपयोग आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में। ठीक है। सेविंग दर्पण में देखो बड़ी छोटी चीज़ को बड़ी देखना हो ना, तो अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है। छोटी चीज़ को बड़ी देखना हो तो अवतल दर्पण का उपयोग। दंत विशेषज्ञ द्वारा धातु का बड़ा देखना। ठीक है। सौरभट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ठीक है। अब ये देखिएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे कहते हैं, देखो अंदर की ओर वक्रित होगा तो क्या होगा, अवतल दर्पण। और अगर बाहर की ओर वक्रित होगा तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल या अपसारी दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या आता है, आपके वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए। तो ठीक है, तो बड़ी चीज को छोटा देखने के लिए आप क्या करोगे, उत्तल दर्पण का उपयोग लोगे। ठीक है। आगे देखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहते हैं। तो देखिए ये आपके हो गया, मान लीजिए दर्पण, तो इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया आपके। ठीक है। तो इसका जो ये मध्य बिंदु है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक। और इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का कहलाता है। तो देखो ये जो आपके ये जो आपके ये तो क्या हो गया, ये तो आपके दर्पण हो गया। लेकिन ये क्या होता है, एक वृत्त का हिस्सा होता है। तो इसका जो ये सेंटर होता है ना, इस वृत्त का जो केंद्र होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये एजिटिव जो लाइनें हैं ना, मैंने एनसीईआरटी की आपकी 10th की बुक से उठाई है, तो देख लीजिएगा आप भी एक बार। ठीक है। आगे चलते हैं हम 58 पर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधे रेखा को दर्पण का कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक का व्यास कहलाता है, तो दर्पण का द्वारक। देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। ये मान लीजिए आपका ये दर्पण, ये ठीक है, ये तो हो गया आपके पास मुख्य अक्ष, ये हमने हो गया पी, और ये जो ये गोला था ना, इसका ये हो गया सेंटर वक्रता केंद्र। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष, जो ये लाइन जा रही है ना, ये होगा इसकी मुख्य अक्ष। और दर्पण का द्वारक क्या होगा, ये जो आपको गोलीय दर्पण है ना, ये जो इसका व्यास है, ये वाला जो इसका व्यास है ना, ये हो जाएगा इसका द्वारक हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे 61 पर। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरण आपतित होती है। यह किरणें परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। देखो
अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरणें आपतित होती है, ठीक है। ये किरणें परावर्तित होकर होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। जहाँ सारी आपकी किरणें मिलेगी उसी को क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस। और उत्तल दर्पण में देख लेना, उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ किरण आपतित होती है, परावर्तित होने के पश्चात ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये बिंदु क्या कहलाता है, तो ये उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देखो दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस को आप क्या एफ से डिनोट करोगे, फोकस को के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तो फोकस दूरी कहेंगे। और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में आपके संबंध होता है, तो वक्र देखो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा आपके पास, कैपिटल आर इक्वल टू एफ। अब देखिएगा यहाँ तो कैपिटल आर तो हो जाएगी आपके पास वक्रता त्रिज्या, और फोकस को एफ से डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू एफ। अब देखिएगा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो देखते हैं हम। उत्तल दर्पण सदैव प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा आपका सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण आपका सदैव कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में देखो सीधा जहाँ भी होगा ना वहाँ आभासी होगा, और उल्टा जहाँ भी होगा वहाँ काल्पनिक होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो उत्तल दर्पण में आपके दो प्रतिबिंब बनते हैं। देखो एक तो अगर आपकी बिंब अनंत पर स्थित हो, मतलब अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब आपके कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और किस तरह का होगा वो, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होगा। और अगर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो वो कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस मतलब अफ के भी मतलब फोकस के बीच और दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या साइज होगी उसकी, किस तरह का बनेगा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। तो देखो उत्तल दर्पण में हमेशा आपका आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन होगी जहां आपका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वो भी कब बनेगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो देखो इसको भी समझते हैं हम। देखो लास्ट वाली कंडीशन देखना, ध्रुव तथा फोकस के बीच में जब आपके बिंब होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनेगा अवतल दर्पण में, ये ध्यान रखना। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा कभी भी नहीं बनेगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा एक कंडीशन में, जब आपके क्या हो, बिंब की स्थिति आपके ध्रुव और फोकस के बीच हो। उसके अलावा हर कंडीशन में आपके वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, और वो उसकी कंडीशन के हिसाब से अगर अनंत पे और वक्रता केंद्र से परे हो तो आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और अगर वक्रता केंद्र पर हो तो समान साइज का बनेगा। और अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो आपके बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर फोकस पर हो, ठीक है, फोकस पर हो तो क्या प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर, और क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। अब देखिएगा गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है, देखो ये आपके यू तो क्या होता है कि बिंब दूरी, गोलीय दर्पण में बिंब दूरी यू, प्रतिबिंब दूरी वी और फोकस दूरी एफ के मध्य जो संबंध होता है उसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखो बिंब दूरी जो यू होती है ना आपकी, वो आपकी जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव से आपकी बिंब की दूरी, और प्रतिबिंब दूरी जो वी होती है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो इसका जो सूत्र होता है आपके दर्पण में, ठीक है, दर्पण में जो गोलीय सूत्र होता है वो क्या होता है आपके 1/u + 1/v = 1/f। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। और देखिए एक आवर्धन भी होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसका अनुपात होता है, तो आवर्धन किसका अनुपात होता है आपके पास, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन बिंब की ऊंचाई। देखो एच डेज जो है ना, आवर्धन को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ये होता है एच डेज अपॉन एच। और उसको हम -v/u से भी डिनोट करते हैं। -v/u मतलब v तो आपकी प्रतिबिंब दूरी और u हो गई आपकी बिंब दूरी, ठीक है। तो ये आवर्धन का सूत्र होता है, ध्यान रखना। अब देखो यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है, अगर m का मान 1 से बड़ा है तो एच डेज की आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा होगी। और अगर 1 से छोटा है तो आपकी क्या होगा कि जो स्मॉल h है मतलब बिंब की ऊंचाई है वो ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है, तो देखो अगर आपका आवर्धन का मान ऋणात्मक आ रहा था वो क्या दर्शाएगा, आपका प्रतिबिंब वास्तविक व वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, और आवर्धन का मान अगर धनात्मक आता है तो वो क्या हो जाएगा, आभासी और वस्तु से, और आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा ध्यान रखिएगा। ऋणात्मक होगा तो वास्तविक उल्टा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो आभासी और सीधा। अब देखो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। देखो यहाँ प्रश्न नहीं पृष्ठ होगा, देखो इसको करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, ये इस यहाँ कर लेना पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ हो जाती है गलती। एक पृष्ठ से दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपके लेंस कहलाता है, ध्यान रखना, ठीक है। दो या, ठीक है, आगे चलते हैं। एक लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा उसे कहते हैं। तो देखो जब भी आपके, देखो एक लेंस तो होता है ये आपके, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपके उत्तल
उत्तर मतलब बीच से तो मोटा और किनारों से पतला, ठीक है। ऐसे लेंस जो किनारों के एपेक्स से बीच से मोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। और जो आपके अवतल दर्पण होता है वो कैसे होते हैं, वो आपके अवतल सॉरी दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। अवतल लेंस आपके किस तरीके से होंगे, मतलब बीच से तो पतला और किनारों से मोटा, तो ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। तो दोनों लेंस आपको समझ में आ गए होंगे, ये तो हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। ऐसे लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारों पर अधिक मोटे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया होगा। लेंस का केंद्रीय बिंदु कहलाता है, तो देखो लेंस का केंद्रीय बिंदु यहाँ पे ये और इसका ये, देखो वहाँ ध्रुव होता था और यहाँ क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। दर्पण में हम जो ध्रुव बोलते थे ना जिसको, मध्य बिंदु को, यहाँ हम क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। लेंस आपतित किरणों को, देखो वहाँ तो क्या हो रहा था, दर्पण में आपकी किरणें परावर्तित हो रही थी और यहाँ आप अपवर्तित होती है, ये भी आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ परावर्तित हो रही थी और लेंस में क्या होगी, अपवर्तित होगी, ठीक है। एक चीज़ और, उत्तल या अवतल लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो मुख्य फोकस होते हैं, परंतु प्रकाशिक केंद्र एक ही होता है। देखो वक्रता केंद्र भी दो होंगे और मुख्य फोकस भी दो होंगे, ठीक है। लेंस में क्या होगा, चाहे अवतल हो या उत्तल, दो प्रकाशिक, देखो प्रकाशिक केंद्र तो आपके होगा एक ही, ठीक है। लेकिन जो आपके वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होंगे ना, वो कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है। और लेंस सूत्र व्यक्त करता है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है आपके पास, 1/u माइनस 1/u। देखो उधर तो दर्पण सूत्र था आपके 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इधर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाता है आपके, देखो उधर माइनस v/u आ रहा था और इधर केवल v/u आएगा, ध्यान रखना। और h डैश और h वही है, प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, ठीक है। अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाते हैं। अब देखो प्रतिबिंब की बात हो रही है, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाते थे ना वो उत्तल लेंस बनाएगा, और उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है वो अवतल दर्पण बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपके। अब देखो अवतल उत्तर, अब उधर हमारा उत्तल जो दर्पण था ना, उत्तल दर्पण हमारा क्या प्रतिबिंब बना रहा था, आभासी सीधा और छोटा। और उसी के साथ देखो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक ही बनाएंगे, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, तो इधर वही चीज आ रही है, ठीक है। बस इधर फर्क यही आएगा कि आपके वक्रता केंद्र दो हो जाएंगे और प्रकाशिक केंद्र भी, प्रकाशिक केंद्र एक होगा, वक्रता केंद्र दो और फोकस भी आपके दो होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए आपके उधर जो अवतल दर्पण जो बिंब प्रतिबिंब बना रहा था ना, सेम होके वही आपके उत्तल लेंस इधर बनाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण पर या अपसरण करने की मात्रा को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता या शक्ति का मात्रा क्या होता है, आपके डायोप्टर होता है, ये भी आप ध्यान रखना। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है, तो देखो लेंस की क्षमता को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से, और फोकस दूरी हमने स्मॉल एफ से देखी थी, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, इससे भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक अथवा अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होगी, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता तो क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है आपके, ऋणात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश मानव नेत्र में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, तो कॉर्निया में प्रवेश करता है, ठीक है। प्रकाश मानव नेत्र में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगा, कॉर्निया में। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है, कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, परितारिका करती है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली या परितारिका। मानव नेत्र में रेटिना पर सदैव प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक और उल्टा। देखो मानव नेत्र में रेटिना पर सदैव प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। और वास्तविक और उल्टा आपका प्रतिबिंब का किस में बन रहा था, उत्तल लेंस में बन रहा था, ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपके क्या बन रहा था, उत्तल लेंस में। तो मानव नेत्र आपके किस प्रकार का लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस हो जाएगा आपका वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र के लिए निकटतम दृष्टि बिंदु है तो कितना है, 25 सेंटीमीटर। और मानव नेत्र के लिए दूरतम दृष्टि बिंदु है तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है, तो 150 डिग्री होता है एक नेत्र का, ठीक है। एक नेत्र होता है जो आपकी कितना 150 डिग्री तक इधर उधर देख सकता है। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, वो कौन सा दोष होता है, आपके निकट दृष्टि दोष होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में आपको कौन सा लेंस यूज लेते हैं, अवतल लेंस। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तो वो कौन सा दोष दोष हो जाता है आपके दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में किस तरह का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति ना तो पास की वस्तु को देख पाता है और नहीं दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तो वो हो जाता है आपका जरा दृष्टि दोष। और इसमें अपन कौन सा लेंस यूज लेंगे, द्विफोक्सी। और द्विफोक्सी में क्या होता है आपके पास, इसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी भाग में तो क्या अवतल लेंस का प्रयोग लगाते हैं जिससे दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती है, और लेंस के निचली हिस्से में हम क्या कौन सा आपके देखो ऊपरी वाले हिस्से में तो अवतल लेंस और नीचे वाले हिस्से में कौन सा उत्तल लेंस जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका
यहाँ चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके अब आपके न्यूमेरिकल जो बचेंगे ना, न्यूमेरिकल भी हम आपके बहुत ही अच्छे से करवाएंगे और आपका ये चैप्टर वहाँ कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं फिर न्यूमेरिकल्स के साथ और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।